अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ता नज़र आता है। यही तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। लंबाई के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा पैसेज नहीं, लेकिन अहमियत के हिसाब से शायद दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट है। हर रोज़ लाखों बैरल्स क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान जैसे एनर्जी प्रोड्यूसिंग मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाते हैं। और इन एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया के मुल्कों तक जाता है। चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया की तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमीज़। ये तमाम मुल्क अपनी इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए गल्फ़ की एनर्जी पर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। इसीलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में सिर्फ कुछ दिन के लिए भी ट्रैफिक रुक जाए तो असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहता, उसकी लर्जिश पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया तक महसूस की जा सकती है। लेकिन सिर्फ ऑयल ही नहीं, बहुत सी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इस रास्ते से गुजरती है। कतर, जो दुनिया की सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में शामिल है, अपनी अक्सर शिपमेंट्स इसी पैसेज के ज़रिए भेजता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र और दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी इसी रूट का इस्तेमाल करती हैं। और एक दिलचस्प बात यह है, जिन गल्फ़ कंट्रीज़ को हम ऑयल एक्सपोर्टर्स के तौर पर देखते हैं, उन्हीं मुल्कों की फूड सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा भी समुद्री शिपिंग के ज़रिए इसी रीजन में पहुंचता है। यानी सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं, इंपोर्ट्स भी इसी रूट से डिपेंड करती हैं। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस सिर्फ एनर्जी कॉरिडोर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक लाइफलाइन बन चुकी है। अब सवाल पैदा होता है, अगर इस जगह की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है तो फिर दुनिया ने इसका अल्टरनेटिव क्यों नहीं बनाया? जवाब है जियोग्राफी। हर मुल्क को जियोग्राफी एक जैसी सहूलत नहीं देती। कुछ मुल्क खुशकिस्मत होते हैं, कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया के पास पर्शियन गल्फ़ के अलावा रेड सी की कोस्ट लाइन भी मौजूद है, यानी अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपना ऑयल मुल्क के अंदर पाइपलाइन के ज़रिए दूसरी साइड तक ले जा सकता है। इसी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब ने कई साल पहले ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन तैयार की। इस पाइपलाइन का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि फ्यूचर के किसी भी क्राइसिस के लिए तैयारी करना था। अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाए तो कम से कम सऊदी ऑयल फिर भी दुनिया तक पहुंच सके। और यही प्लानिंग आज उनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कुछ मिलता जुलता सोचा। उन्होंने अबू धाबी से फुजैरा तक पाइपलाइन बनाई। फुजैरा की ख़ास बात यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाहर वाक़या है, यानी ऑयल को पहले पाइपलाइन के ज़रिए वहाँ पहुँचाया जाता है और फिर टैंकर शिप्स सीधा अरेबियन सी की तरफ रवाना हो जाती है। इस तरह से UAE ने अपनी डिपेंडेंसी कुछ हद तक कम कर दी। लेकिन हर मुल्क इतना खुशकिस्मत नहीं। कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के पास ऐसा जियोग्राफिकल एडवांटेज नहीं। इनके पास कोई आसान रास्ता मौजूद नहीं जो हॉर्मस को बाईपास कर सके। यानी अगर स्ट्रेट बंद होता है तो इन मुल्कों के पास एक्सपोर्ट्स रोकने के सिवा बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। और इसी वजह से इनकी इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकती हैं। यहाँ से हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि जियोग्राफी सिर्फ मैप्स में बनी लकीरें नहीं होती। कभी कभी जियोग्राफी ही किसी मुल्क की ताकत बन जाती है और कभी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी। इसीलिए पिछले कुछ सालों से गल्फ़ कंट्रीज़ ने एक नई रेस शुरू कर दी है। ये रेस मिसाइल्स या फाइटर जेट्स की नहीं, बल्कि पाइपलाइंस की है।
ہر ملک یہ ہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی انرجی صرف ایک ہی روٹ پر ڈیپینڈ نہ کرے، کیونکہ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو دوسرا فوراً استعمال کیا جا سکے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کچھ ملک پائپ لائنز بنا کر اپنی پرابلم حل کر سکتے ہیں تو پھر قطر اور عراق جیسے ملک کیا کریں گے؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی نیا راستہ ہے، یا پھر انہیں ہمیشہ اسٹریٹ آف ہارمز پر ہی ڈیپینڈ کرنا پڑے گا؟ اور اسی سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے سیریا، جارڈن اور میڈیٹرینین کے اس نئے جیو پولیٹیکل گیم کی طرف جو آنے والے سالوں میں مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جن ملکوں کے پاس سعودی عربیہ یا UAE جیسی پائپ لائنز نہیں ہیں، وہ اپنی انرجی ایکسپورٹس کو کس طرح بچائیں گے؟ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے نظر جاتی ہے عراق کی طرف۔ عراق دنیا کے سب سے زیادہ آئل ریزروز رکھنے والے ملکوں میں شامل ہے، لیکن اس کی اکثر پروڈکشن ملک کے ساؤتھ میں ہوتی ہے، جہاں سے آئل سیدھا پرشین گلف کے پورٹس تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں شپنگ رک جائے تو عراق کی اکانومی سب سے پہلے اثر محسوس کرتی ہے۔ اسی وجہ سے عراق اب صرف ایک روٹ پر بھروسہ کرنے کو بہت بڑا رسک سمجھتا ہے۔ نئے پائپ لائن پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے جن کا مقصد آئل کو جارڈن کے عقابہ پورٹ یا میڈیٹرینین کے پورٹس تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ پروجیکٹس مکمل ہو گئے تو عراق فیوچر میں اپنے ایکسپورٹس کا کافی حصہ گلف کے بجائے دوسرے سمندری راستوں سے بھیج سکے گا۔ یہ صرف بزنس کا فیصلہ نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں قطر کی۔ ایریا کے حساب سے قطر چھوٹا ضرور ہے، لیکن نیچرل گیس کے میدان میں دنیا کے سب سے امپورٹنٹ پلیئرز میں سے ایک ہے۔ اس کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ LNG ایکسپورٹس پر چل رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ قطر کی گیس کو ٹینکرز شپ کے ذریعے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور ان تمام شپس کو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزارنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی یہ روٹ بند ہوتا ہے تو قطر کے پاس الٹرنیٹیو آپشنز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ فیوچر میں قطر کو نئے گیس پائپ لائنز کی ضرورت ہوگی، لیکن پائپ لائن بنانا صرف انجینئرنگ پروجیکٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے پڑوسی ملکوں کی سیاسی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، اور مڈل ایسٹ میں اکثر انجینئرنگ سے زیادہ سیاست مشکل ہوتی ہے۔ اسی ڈسکشن کے درمیان ایک ملک دوبارہ دنیا کی توجہ حاصل کر رہا ہے اور وہ ہے سیریا۔ کئی سالوں تک سیریا جنگ اور انسٹیبلٹی کا شکار رہا، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ریلویز ٹوٹ گئے اور بہت سے پرانے آئل اور گیس پائپ لائنز بھی بند ہو گئے۔ لیکن اگر سیریا مستحکم ہوتا ہے تو اس کی لوکیشن اسے دوبارہ بہت اہم بنا سکتی ہے۔ میپ پر دیکھا جائے تو سیریا پرشین گلف اور میڈیٹرینین سی کے درمیان ایک نیچرل برج کی طرح ہے، یعنی اگر نئے پائپ لائنز یا ریل کوریڈورز یہاں سے گزرتے ہیں تو گلف کنٹریز اپنی انرجی یورپ تک پہنچانے کے لیے ایک نیا راستہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے سیریا کا مستقبل صرف اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں بھی چیلنج ختم نہیں ہوتا۔ پائپ لائنز بنانا آسان نہیں ہے، انہیں محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ ہزاروں کلومیٹر لمبی پائپ لائنز ڈیزرٹس، ماؤنٹینز اور پولیٹیکلی سینسٹیو علاقوں سے گزرتی ہیں۔ اگر کہیں بھی کنفلکٹ شروع ہو جائے تو پورا پروجیکٹ خطرے میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے گورنمنٹس صرف انفراسٹرکچر نہیں بنا رہی بلکہ اس کی سیکیورٹی پر بھی اربوں ڈالرز خرچ کر رہی ہیں۔ اور صرف پائپ لائنز ہی نہیں، ریلویز بھی دوبارہ اہمیت حاصل کر رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ میں نئے ریلوے کوریڈورز کی پلاننگ چل رہی ہے جو پورٹس، انڈسٹریل زونز اور نیبرنگ کنٹریز کو آپس میں کنیکٹ کریں گی۔ اس کا فائدہ صرف آئل تک محدود نہیں ہوگا، فوڈ، کنسٹرکشن مٹیریل، الیکٹرانکس اور روزمرہ کی ہزاروں پروڈکٹس بھی
ज़्यादा तेज़ी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच सकेंगी। यानी फ्यूचर की कंपटीशन सिर्फ ऑयल फील्ड्स की नहीं होगी बल्कि लॉजिस्टिक्स की भी होगी। जिस मुल्क के पास बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा उसकी इकोनॉमी भी उतनी ही मजबूत होगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हिस्ट्री हमें बताती है कि हर दौर में ट्रेड रूट्स बदलते रहते हैं। कभी सिल्क रोड दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड लाइन थी, फिर समुद्री रास्ते ज़्यादा अहम हो गए और आज पाइपलाइंस, पोर्ट्स, रेलवेज और डिजिटल लॉजिस्टिक्स मिलकर नए ट्रेड कॉरिडोर्स बना रहे हैं। शायद आने वाले 10 या 20 सालों में दुनिया का एनर्जी मैप बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। लेकिन इस तमाम कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि किसी भी मुल्क की ताकत सिर्फ उसकी आर्मी या इकोनॉमी से नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा समुद्री रास्ता, एक माउंटेन पास या एक रेलवे जंक्शन भी उस मुल्क को दुनिया की सियासत में बहुत बड़ा किरदार दे देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इसकी जिंदा मिसाल है, एक ऐसा चोक पॉइंट जिसने सालों तक ग्लोबल एनर्जी को एक ही जगह से गुजरने पर मजबूर रखा और जिसने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि जब तमाम सप्लाई चेन्स सिर्फ एक रास्ते पर डिपेंड करने लगें तो वो रास्ता सिर्फ ट्रेड रूट नहीं रहता बल्कि जियोपॉलिटिकल लेवरेज बन जाता है। आज गल्फ कंट्रीज नए पाइपलाइंस बना रही हैं, नए पोर्ट्स डेवलप कर रही हैं और नए रेलवेज कॉरिडोर्स प्लान कर रही हैं। मकसद सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल को ज़्यादा महफूज बनाना है। क्या ये तमाम प्रोजेक्ट्स वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की इम्पोर्टेंस को कम कर देंगे या फिर जियोग्राफी एक बार फिर सबको हैरान कर देगी? इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है, दुनिया की सबसे बड़ी जगहें अक्सर सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं होती बल्कि उन रास्तों के लिए होती हैं जहां से दुनिया चलती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उन्हीं चंद जगहों में से एक है जहां से गुजरता हर जहाज़ सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बोझ भी अपने साथ लेकर चलता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।